हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट हम लोग चालू करने जा रहे हैं और वो है केमिकल बॉन्डिंग। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है यदि आपको सब्जेक्ट सीखना है, केमिस्ट्री सीखना है यदि आपको, तो ये यूनिट आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या सीखने वाले हैं आप इस यूनिट में? तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विथ ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। बात ये रहेगी यहाँ पे कि ये जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं या जो भी नाम मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ इस चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है। यानी ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं कि ओवरलैपिंग सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है या हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में ही आना है, या इन फ्यूचर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं, फजान रूल देखने वाले हैं। तो ये जो सारे के सारे कंसेप्ट हैं ये दूसरी यूनिट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पर इन सभी कंसेप्ट के बहुत ज़्यादा यूज़ आपको रहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इस यूनिट पे कंसंट्रेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक भी कंसेप्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखिएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग आज जो सीखेंगे वो रहेगा वैलेंसी एंड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बात होने वाली है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमने सुना हुआ है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? तो आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल जो है टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर, टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल हैविंग completely different properties from component atoms। ठीक, कंपोनेंट एटम्स की जो प्रॉपर्टी थी उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है और हम उसे क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल कह रहे हैं। अब एटम्स जब केमिकली कंबाइंड होते हैं तो कैसे कंबाइंड होते हैं? तो एटम्स कंबाइंड होते हैं विथ द हेल्प ऑफ bonds and these bonds are known as chemical bonds। इन्हें हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं और केमिकल बॉन्ड्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है बात? अब यहाँ पर यूनिट को हम स्टार्ट करें उसके पहले बहुत सारा बेसिक सीखना ज़रूरी है, और बेसिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है वैलेंसी। इससे पहले कि मैं आपको वैलेंसी बताऊं, चलिए हम लुईस कॉसल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। लुईस एंड कॉसल ने क्या सजेस्ट किया हुआ है? उन्होंने दिया हुआ है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है? ऑक्टेट रूल बोल रहा है ईच एलिमेंट टेंड्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल। Each element tends to complete 8 electrons in their valency shell, that is known as octet। ठीक, उसे ऑक्टेट कहा जाता है। एंड फॉर दिस पर्पस एटम कैन डोनेट और रिसीव और शेयर इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। 8 इलेक्ट्रॉन करना उसका उद्देश्य है, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है, या रिसीव करने लगता है, या शेयर करने लगता है, और उसे ही हम क्या कहा करते हैं? ऑक्टेट कहा करते हैं।
आ रही है यहाँ तक बात समझ में? ठीक। बट हाइड्रोजन एंड lithium tends to complete 2 electron in their valency shell and it is known as what? Duplet। ठीक, हाइड्रोजन और लिथियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं और इसे आप क्या कहते हैं? डुप्लेट कहते हैं। तो यहाँ जो चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग हुई है, इनिशिएशन हुआ है, वो इन दो बहुत ही प्यारी सी टर्म के साथ हुआ है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। ठीक, सभी 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं उसे आप ऑक्टेट कहेंगे और हाइड्रोजन लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं उसे आप क्या कहेंगे? डुप्लेट कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी को आप बहुत अलग अलग टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनते जाइएगा। वैलेंसी मीन्स व्हाट? मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सेकेंड ग्रुप में आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 13th ग्रुप की बात करेंगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूपोलो एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन इनर्ट गैसेस में। ठीक है, ये यहाँ फर्स्ट ग्रुप है या फर्स्ट ए है। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए। ठीक, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 4th ए, 15th ग्रुप, 5th ए, 16th ग्रुप, 6th ए एंड 17th ग्रुप, 7th ए। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट में, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। अब वैलेंसी की फर्स्ट डेफिनेशन क्या रहेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल और वैलेंसी शेल ऑफ एटम आर नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक, इज नोन एज इट्स वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell or valency shell of atom is known as its valency। ये सबसे कॉमन डेफिनेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम सारे के सारे फर्स्ट ए में हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं वैलेंसी इज इक्वल टू ए। जो एलिमेंट जिस ए में है वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। ठीक, ये सारे के सारे फर्स्ट ए में हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इनमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, ये सारे के सारे सेकंड ए में हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर? सेम फॉर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ एंड इवन 7th ए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन की जब आप बात करते हैं हैलोजन की, तो ये सभी 7th ए में हैं और ये सभी यदि 7th ए में है तो इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इन सभी में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? 7 हो गई। क्लियर है बात? ये फर्स्ट डेफिनेशन थी यहाँ पे जो हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए सेकंड डेफिनेशन पर पहुँचते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेकंड डेफिनेशन क्या आती है वैलेंसी की? चलिए ये सारे एलिमेंट्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। ये बात तो समझ में आ गई। अब आज के बाद ध्यान रखना, जो जिस ए में है
उसमें उतने ही क्या हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं या वही उसकी वैलेंसी है। नाइट्रोजन फास्फोरस 5th में है, तो आज के बाद जब भी आप नाइट्रोजन फास्फोरस बनाएंगे इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने बनाए जाएंगे, 5 बनाए जाएंगे। ऑक्सीजन सल्फर जब भी बनाए जाएंगे इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने बनाए जाएंगे, 6 बनाए जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ पर है, 6th में है। कितनी प्यारी सी बात है। ठीक, सेकंड डेफिनेशन सुनिए जरा ध्यान से, वैलेंसी को और कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच कैन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ एटम, number of hydrogen which can directly bonded with atom is known as valency of that atom। कितने हाइड्रोजन को वो डायरेक्टली बाउंड कर सकता है अपने साथ, कितने हाइड्रोजन से सीधे सीधे जुड़ सकता है, उनके नंबर क्या कहलाते हैं, उस एटम की वैलेंसी कहलाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक, तो कितने हाइड्रोजन को वो जोड़ पाएगा वही नंबर उसकी क्या है, वैलेंसी है। यदि हम बात करते हैं यहाँ मान लीजिए कि हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ भी अटैच हो सकता है और नॉन मेटल के साथ भी अटैच हो सकता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जरूर यहाँ से लिखिएगा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving left to right in a period, valency towards hydrogen first increase from 1 to 4 and then decrease up to 1। valency towards hydrogen first increase from 1 to 4 and then decrease to 1। क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या मतलब है इन बातों का, यहाँ देखिए, ली बी ब क नो फ नी तो लेना नहीं है हमको, है ना। अब इनके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स देखें तो इनके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स क्या बन रहे हैं, बोलो हाँ, यही कंपाउंड्स हैं इनके सभी के हाइड्रोजन के साथ। ठीक, और क्या डेफिनेशन में बोल रहा हूँ कि कोई भी एटम जितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाता है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे भी वैलेंसी को आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिथियम 1 हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे 2 3 4, अब देखो वापस से कितना हो गया, 3 2 एंड 1। क्या स्टेटमेंट मैंने कहा था, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी टुवर्ड्स हाइड्रोजन फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड अगेन डिक्रीज टू 1। क्लियर है बात? तो ये भी एक बहुत प्यारी सी बात है कि जितने हाइड्रोजन से वो कंबाइंड हुआ है डायरेक्टली उसके नंबर को आप क्या कह देंगे, वैलेंसी कह देंगे उसकी। क्लियर है बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए जरा ध्यान से, डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स which can directly bonded with given atom is known as valency of that atom। जितने भी ऑक्सीजन से वो डायरेक्टली अटैच है उनका डबल उस एटम की क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। जितने भी ऑक्सीजन से अटैच है उनका डबल उस एटम की क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। And on moving left to right in a period, valency towards oxygen increase from 1 to 7। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए जो वैलेंसी है वो 1 to 7 तक इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे ये हमने ले लिया मान लीजिए 3rd पीरियड, है ना, नामागल्सी पस्कल। ठीक, अब इनके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स हैं इनके।
है। अब जितने ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ है उसका डबल क्या कहलाता है, उस एटम की वैलेंसी कहलाता है। यहाँ देखिए एक सोडियम कितने ऑक्सीजन से कंबाइंड है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 2 सोडियम, सिंस कर दो, सिंस 2 सोडियम कंबाइंड विथ 1 ऑक्सीजन, देयरफॉर 1 सोडियम। तो एक सोडियम कितने से कंबाइंड होगा, हाफ ऑक्सीजन से हुआ। और मैंने कहा जितने ऑक्सीजन से कंबाइंड है उसका डबल, ठीक। तो जितने ऑक्सीजन से कंबाइंड है उसका डबल, तो हाफ ऑक्सीजन से कंबाइंड है तो हाफ का डबल कर दीजिए, ठीक। और हाफ का जब आप डबल करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी कंफर्म हो गई, कितनी है, 1 है। MgO की बात करें हम, Mg 1 ऑक्सीजन से कंबाइंड है, 1 का डबल कितना हो गया, 2 हो गया, बोलो हाँ। Al2O3 की बात करें, बिल्कुल एग्जैक्टली जो अभी करा वही करिए। 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन से कंबाइंड है, तो 1 एल्यूमिनियम कितने से कंबाइंड होगा, 1 एल्यूमिनियम होगा 3/2 से कंबाइंड, बोलो हाँ। और जितने से कंबाइंड है उसका डबल वैलेंसी होता है, तो इसका डबल कर दीजिए, तो बोलिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ कितनी हो जाएगी, 3, SiO2 4, P2O5 5, SO3 3 का डबल 6, और ये 7/2 का डबल कितना हो जाएगा, 7। तो जितने भी ऑक्सीजन से कोई एटम कंबाइंड हो रहा है उनका डबल क्या कहलाता है, उस एटम का वैलेंसी कहलाता है। एंड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी इंक्रीज, वैलेंसी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 7। आई कुछ बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, पक्का है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पे डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसका रीज़न हमें मालूम है, क्योंकि न्यूक्लियस में उस इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं ना, ये हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसमें डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अब हम इसे कहते हैं कैटायन, कहेंगे कैटायन, है ना। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है तो उसमें रिसीव किए गए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। और हम उसे क्या कहने लगते हैं, एनायन कहने लगते हैं। क्लियर। यहाँ यदि हम बात करें, ये दोनों एस ब्लॉक के ग्रुप्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये एस ब्लॉक के ग्रुप्स हैं, और यदि एस ब्लॉक की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप में हो या सेकंड ग्रुप में हो, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करते। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू ए। जिस ए में है या जो इनका ग्रुप नंबर है उतना ही इन पर क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे के सारे कहाँ हैं, फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट ए में हैं। तो आज के बाद इनमें से कोई भी दिख गया, लिथियम दिख गया या सोडियम दिख गया या पोटेशियम दिख गया, इनमें से कोई भी दिख गया यदि, तो इन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, +1। क्लियर। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, ठीक। ये सारे के सारे सेकंड ए के मेंबर्स हैं, सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं, और इनमें से कोई भी नज़र आ गया तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, बोलिए +2। सबने सुना मैंने क्या कहा,
है ना। तो यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आया +1 और यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आया +2। पर ये जो एलिमेंट्स हैं 13 ग्रुप से लेकर के 17 ग्रुप तक के एलिमेंट, ठीक, 18 ग्रुप की हम बात नहीं कर रहे हैं, नट गैसेस हैं, तो 13 ग्रुप से लेकर के 17 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। ये बात अलग है कि 13 ग्रुप वालों पे पॉजिटिव चार्ज ही आता है, लेकिन ठीक है, नॉन मेटल तो स्टार्ट हो गई हैं यहाँ से, तो हम कहेंगे 13 से लेकर के 17 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। कैसे निकालते हैं? तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, इनके लिए बात हो रही है अब यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इनका भी इक्वल टू A ही होता है, ठीक। मतलब जिस ग्रुप में है ये मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम कभी आया आपके पास, तो एल्यूमिनियम पे मैक्सिमम पॉजिटिव +3 ही रहेगा, क्योंकि थर्ड A का मेंबर है। बोलो हाँ, है थर्ड A का मेंबर, इसलिए मैक्सिमम पॉजिटिव उस पर कितना रहेगा? 3 रहेगा। या मैं फास्फोरस की बात करता हूँ, तो फास्फोरस पे मैक्सिमम पॉजिटिव यदि कभी आया तो कितना आएगा? 5 ही आ पाएगा, 5th A का मेंबर है। एक और तरीका होता है निकालने का, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10 होता है, ठीक। और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज यदि आप निकालना चाहेंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज निकलता है ग्रुप नंबर -18 से, ठीक। अब कैसे? फिर से वही एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए, चलिए फास्फोरस ही ले लेते हैं। फास्फोरस पे मुझे पता करना है मैक्सिमम पॉजिटिव कितना आ सकता है और मैक्सिमम नेगेटिव कितना आ सकता है, ठीक। तो फास्फोरस का ग्रुप नंबर कितना है? 15, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर भी 15 है, लेकिन अभी मैं जो 15 की बात कर रहा हूँ वो ग्रुप नंबर की बात कर रहा हूँ। तो फास्फोरस का ग्रुप नंबर कितना है? 15 है, ग्रुप नंबर 15। अब बात करें मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, तो ग्रुप नंबर -10, तो 15 - 10, 15 - 10, जल्दी से बोलिए कितना आ जाएगा? 5। 15 - 10 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। बोलो हाँ, ठीक। फिर हम बात करें मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज यदि फास्फोरस पे पता करना है तो 15 - 18, और 15 - 18 कितना जाएगा? -3। कुछ आ रही है बात समझ में, ठीक। 16th ग्रुप के बारे में बात कर लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो जैसे मान लीजिए सल्फर पे मुझे पता करना है कि मैक्सिमम पॉजिटिव कितना आ सकता है और मैक्सिमम नेगेटिव कितना आ सकता है। तो सल्फर पे मैक्सिमम पॉजिटिव पता करना, उसका ग्रुप नंबर 16 है। 16 - 10 कितना आएगा? +6। बहुत प्यारी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि कुछ कंपाउंड्स मैं आपको दूंगा, जैसे H2SO5, है ना। अब H2SO5 मैंने दे दिया आप लोगों को, तो कई लोग उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +8 निकाल के बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, +8 चार्ज तो हो ही नहीं सकता। सल्फर पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है? +6, ग्रुप नंबर -10। 16 - 10 +6 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो 16 - 18, 16 - 18 कितना हो जाएगा? -2। आ गई यहाँ तक बात समझ में? तो ये एक और तरीका है चार्ज निकालने का कि कैसे हम मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से वैलेंसी की एक और डेफिनेशन निकल करके आती है, उसे भी ध्यान से सुनिए। क्या होती है? ईच एलिमेंट टेंड्स टू ऑक्यूपाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस, मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एटम की इच्छा होती है, इस प्रकार से वो प्रयास करता है
कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा हो जाए। और नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा होने के लिए ही वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या रिसीव करता है या शेयरिंग करने लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव किए जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव किए जाते हैं, कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होता है, उस समय जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो उस समय जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है या जितने एटम्स आके अटैच होते हैं वो कोवैलेंसी कहलाता है। ठीक, तो वैलेंसी में ही दो और टर्म आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनना है, आयोनिक बॉन्ड बनना है, कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनना है, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होगा, डोनेट किए जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे। कितने डोनेट या रिसीव किए हैं वो उनकी क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहला रही है। ठीक, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वो उनका कोवैलेंसी कहला रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ मैंने एक बात बोली कि ईच एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा होना चाहता है, इसलिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है या फिर रिसीव करना चाहता है। जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस के बारे में बात करेंगे तो इसके एक नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन और एक गैस है आर्गन। यदि सोडियम चाहता है मैं नियॉन जैसा हो जाऊं, ठीक है ना, यदि सोडियम चाहता है मैं नियॉन जैसा हो जाऊं, ठीक, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। यदि वो नियॉन जैसा होना चाहता है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, ठीक, तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +1। बोलो हाँ, ठीक। यदि वो चाहता है मैं ऑर्गन जैसा हो जाऊं तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पड़ेंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पड़ेंगे तो उसमें -7 आ जाएगा, ठीक। लेकिन वो एक मेटल है और मेटल पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करने वाला है। 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर पाना सोडियम के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इन पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आता है। पर मान लीजिए यहाँ पर मैं सोडियम की जगह सल्फ़र ले लेता। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है। अब इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन कौन सी है, तो नियरेस्ट इनर्ट गैस में नियॉन भी आ सकती है और आर्गन भी आ सकती है, ठीक। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। यदि सल्फ़र नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहता है तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 है, मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, 6। और 6 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट करने पड़ेंगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +6। और ये 16 से 18 होना चाहता है, 16 से 18 होना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पड़ेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन यदि रिसीव करने पड़ेंगे तो जल्दी से बोल दीजिए चार्ज कितना आ जाएगा, -2। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे। ग्रुप नंबर -10 और ग्रुप नंबर -18 से जो आपके आंसर्स आ रहे थे वही के वही आंसर इस स्टाइल से भी, इस ट्रिक से भी आते हैं कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करना चाहता है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, पक्का है, ठीक। तो ये अभी इनिशियल पार्ट हुआ भाई। आज अभी हमने क्या सीखा हुआ है, वैलेंसी सीखा हुआ है, ठीक है। इतने पार्ट से हमने क्या सीखने की कोशिश की है, वैलेंसी, कैसे अलग अलग टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा कि एक ऑक्सीडेशन नंबर करके चीज़ आएगी,
और वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कंपेयर टू वैलेंसी, तब हमें पता पड़ेगा कि वैलेंसी कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। वैलेंसी सिर्फ एक नंबर होता है, वैलेंसी सिर्फ एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, और वैलेंसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक, ध्यान रखना है ये, है ना। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताऊंगा उस समय ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के बीच में डिफरेंस आपको बताऊंगा, तब हम इस बात को और डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगली बात वो है आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहेंगे आयोनिक बॉन्ड को। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और ये हैं क्या? These are simply electrostatic attraction force originate between cation and anion। कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहा कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास है NaCl का फॉर्मेशन मुझे देखना है, तो NaCl के फॉर्मेशन के समय मैं क्या देखता हूँ कि Na जो है Na1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और क्या बना देगा? Na पॉजिटिव, और Cl उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और बना लेगा Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे। ठीक, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करेंगे और क्या बना देंगे? NaCl। क्या बोला मैंने? बातों ही बातों में सुन पाए आप? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे, ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करेंगे और क्या बना देंगे? NaCl। थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एनर्जी रिलीज की जा रही है, इस एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक, इस एनर्जी को आप क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक, अब आयोनिक बॉन्ड कौन कौन बनाता है ये तो समझ गए कि किस प्रकार से बनना है, कैटायन और एनायन के बीच में बनना है। आयोनिक बॉन्ड को बनाता कौन कौन है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस के बीच में बनने वाला है। तो किसी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और किसी पे क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आने वाला है। किस पे पॉजिटिव आएगा? तो रेगुलर क्लास में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैंने बताई हुई है आपको, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं और उन एलिमेंट्स में हमें पता करना है कि किस पे पॉजिटिव आना चाहिए और किस पे नेगेटिव आना चाहिए। तो उन एलिमेंट्स में से जो भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर आएगा उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो राइट साइड पे आएगा उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जानी चाहिए भाई, पिछली यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियोस आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, है ना। तो याद करिए पीरियोडिक टेबल आप। ठीक, बिना उसके फिर कैसे सीख पाओगे? मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री सीखना है तो ये तीनों यूनिट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने? दो एलिमेंट्स में पता करना है हमें किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। तो जो लेफ्ट साइड पर आएगा उस पर पॉजिटिव, जो राइट साइड पर आएगा उस पे नेगेटिव। या बॉटम टॉप। बॉटम टॉप का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों एलिमेंट्स में से जो नीचे तरफ आएगा पीरियोडिक टेबल में उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो ऊपर तरफ आएगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा? तो बताया तो था अभी,
पीछे करो वीडियो को, देखो कितना आएगा, पता पड़ जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप वालों पे हमेशा +1 आएगा, सेकंड ग्रुप वालों पे हमेशा +2 आएगा, पी ब्लॉक वालों पे यदि पॉजिटिव निकालना है तो मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, ग्रुप नंबर -10, नेगेटिव निकालना है तो नेगेटिव क्या आएगा, ग्रुप नंबर -18। क्लियर? और क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पर बातें, तो ये अपने आप में सफिशिएंट, इसके बाद मुझे कुछ और लिखने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी आप यदि और कमांडिंग चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कभी भी पी ब्लॉक वालों से जुड़ें या हाइड्रोजन से जुड़ें। फर्स्ट ए में एक्सेप्ट हाइड्रोजन आएगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आता है। तो फर्स्ट ए वाले एलिमेंट्स जो हैं वो पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट से जुड़ें या इवन हाइड्रोजन से जुड़ें तो इन पर प्लस आएगा, और पी ब्लॉक वालों या हाइड्रोजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। सेकंड ए के साथ भी यही कहानी है। सेकंड ए वाले एलिमेंट्स भी यदि जुड़ते हैं पी ब्लॉक और हाइड्रोजन के साथ तो पी ब्लॉक और हाइड्रोजन पे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी, और सेकंड ए वालों पर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात? ठीक। एल्यूमिनियम 13 ग्रुप पे भी यदि आप चले जाएंगे तो 13 ग्रुप वाले यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब राइट साइड वाले एलिमेंट से जुड़ते हैं तो इन पे प्लस आ जाएगा, और राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो ये आयोनिक बॉन्ड है। अभी हम फैक्टर्स और आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बस एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हमें कैसे पता पड़ना है कि किस पे पॉजिटिव आना है, किस पे नेगेटिव। तो प्यारा सा तरीका होता है लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप। जो लेफ़्ट में है उस पर पॉजिटिव, जो राइट में है उस पर नेगेटिव, जो बॉटम में है उस पर पॉजिटिव, जो टॉप पर है उस पर नेगेटिव। आगे बातें समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए हम करीब 1000 कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, 1000 आयोनिक कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ कैटायंस बताऊंगा, कुछ एनायंस बताऊंगा, और उसकी हेल्प से आप लोग फार्मूले बनाएंगे। ठीक, डालिए हेडिंग सम कैटायंस, फटाफट लिखते जाइएगा। सम कैटायंस लिखिए, Li पॉजिटिव लिथियम, Na पॉजिटिव सोडियम, K पॉजिटिव पोटेशियम, Rb पॉजिटिव रुबिडियम, Cs पॉजिटिव सीजियम, Be+2 बेरिलियम, Ba+2 बेरियम, Mg+2 मैग्नीशियम, Ca+2 कैल्शियम, Sr+2 स्ट्रोंशियम, B+3 बोरॉन, Al+3 एल्यूमिनियम, Ga+3 गैलियम, Au यहाँ पे डाल देता हूँ, Au+3 गोल्ड भी बोल सकते हो, ऑरिक भी बोल सकते हो। गोल्ड और ऑरिक ऐसा टर्म हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसको गोल्ड भी बोल सकते हैं आप या ऑरिक भी बोल सकते हैं। ये +3 वाले थे इसलिए मैंने यहाँ पर इनको साथ में कर दिया है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, H पॉजिटिव, H एक और बता देता हूँ यहाँ पर, Sc+3 स्कैंडियम, Sc+3 क्या हो गया, स्कैंडियम हो गया। क्लियर? अब आइए लौट के H पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना, या H पॉजिटिव को आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे। Ag पॉजिटिव, ठीक, सिल्वर, सिंपली उसको सिल्वर ही कहिए और कुछ नहीं कहना, सिल्वर कहेंगे। Zn+2 जिंक है, और Cd+2 कौन है, कैडमियम ही है। Zn+2 जिंक है, Cd+2 कैडमियम है। ठीक, चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। नेक्स्ट, ये कितने हो गए,
19 होगा यहाँ पर, है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, है कुछ अच्छी बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लिखिए Fe+2, Fe+2 फेरस। Fe+2 कौन है? फेरस। Fe+3 फेरिक, Fe+3 फेरिक। Cu+ क्यूप्रस, Cu+2 क्यूप्रिक, Cu+ क्यूप्रस, Cu+2 क्यूप्रिक। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट Sn+2 स्टेनस, Sn+2 कौन है? स्टेनस। फिर Sn+4 स्टेनिक, स्टेनस स्टेनिक। Hg+ मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। और Hg+2 मर्क्यूरिक। ठीक, तो फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, स्टेनस स्टेनिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। क्लियर। फिर एक और बहुत प्यारी सी चीज़ आती है, ज़्यादातर यूज़ होती रहती है, Pb+2। Pb+2 को आप इन जनरल लेड ही कहेंगे या प्लम बस भी कह सकते हैं। तो लेड या प्लम बस इसे आप कह सकते हैं। और दूसरा आएगा Pb+4। Pb+4 को आप कहेंगे प्लम्बिक। ठीक, Pb+4 को आप क्या कहेंगे? प्लम्बिक कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक। इसके अलावा भी कुछ और हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 3 और कैटायन बता देता हूँ, कहीं कहीं पर ये भी यूज़ होते रहते हैं। जैसे NH4+। NH4+ कौन है? NH4+ है अमोनियम, अमोनियम। PH4+ कौन है? फॉस्फोनियम, फॉस्फोनियम। H3O+ कहीं आ गया, H3O+ है हाइड्रोनियम। ठीक है, H3O+ हाइड्रोनियम। तो ऐसे तो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें हमारे काम के जो हैं वो ये नियरली 32 कैटायंस हैं। कम से कम इतने तो हमें मालूम होने ही चाहिए। ठीक, ये 32 कैटायंस आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले बनाते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है बात? ठीक, चलिए अब बात करते हैं एनायंस की, है ना। डालिए हेडिंग सम एनायंस, सम एनायंस। जी, लिखिए एनायन में सबसे पहले SO4-2, SO4-2 सल्फेट। क्या कहोगे SO4-2 को? सल्फेट। SO3-2 सल्फाइट, SO3-2 सल्फाइट। S-2 सल्फाइड, सल्फेट सल्फाइट सल्फाइड। फिर HSO4- बाईसल्फेट, बाईसल्फेट। S2O3-2 थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन काम के जो हैं आपके ये 5 हैं सल्फर के: सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, बाईसल्फेट एंड थायोसल्फेट। क्लियर है बात? ठीक, चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। PO4-3 फॉस्फेट, PO4-3 फॉस्फेट। PO3-3 फॉस्फाइट, फॉस्फाइट। P-3 फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। एंड H
HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 बाईफॉस्फेट, बाईफॉस्फेट। ठीक, तो फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, बाईफॉस्फेट। क्लियर? नेक्स्ट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, नाइट्राइट, N-3 नाइट्राइड, N-3 is नाइट्राइड, and N3 minus, N3 minus is azide, AZID, azide। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2 कार्बोनेट, एंड HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव इज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। कार्बाइड यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बाइड की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, वो हम 14th ग्रुप जब पढ़ेंगे तब क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे कुछ कार्बाइड होते हैं जो मीथेन रिलीज़ करते हैं, कुछ कार्बाइड होते हैं जो एसिटिलीन रिलीज़ करते हैं, कुछ कार्बाइड होते हैं जो प्रोपाइन रिलीज़ करते हैं, वो हम 14th ग्रुप में देखेंगे कार्बाइड, इसलिए मैं यहाँ कार्बाइड नहीं लिख रहा हूँ, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। क्लियर? अगला यहाँ आ सकता है CN नेगेटिव, CN नेगेटिव साइनाइड, CYNID, साइनाइड, और NC नेगेटिव, NC नेगेटिव इज आइसोसाइनाइड, NC नेगेटिव आइसोसाइनाइड एंड CN नेगेटिव इज साइनाइड। ओके, CNO नेगेटिव, CNO नेगेटिव इज साइनेट, CNO नेगेटिव क्या होता है? साइनेट। ठीक, और NCO नेगेटिव क्या होता है? NCO नेगेटिव आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। भोपाल है ना, 2 दिसंबर 1984 कौन सी गैस निकली थी? मिक, MIC, और उसका फुल फॉर्म था मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO, आइसोसाइनेट होता है ये, है ना, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक, अब इसी में कार्बन वाले ही कुछ और बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बता देता हूँ। HCOO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव फॉर्मिक एसिड का एनायन है। ठीक, रेड एंड, लाल चींटी, फॉर्मिक एसिड, तो इसका नाम हो गया फॉर्मेट, फॉर्मेट। CH3CO नेगेटिव एसीटेट, CH3CO नेगेटिव एसीटेट, फॉर्मेट, एसीटेट। ठीक, एक और ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट, C2O4 माइनस 2 को आप क्या कहेंगे? ऑक्सलेट कहेंगे। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनिए, यहीं पे बता देता हूँ। O-2, O-2 is oxide, O-2 is oxide, and O2-2, O2-2 is peroxide, peroxide, and O2- की बात करोगे तो what is O2- या O2 नेगेटिव? O2- या O2 नेगेटिव इज सुपर ऑक्साइड। ठीक, तो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, कितनी मस्त बात है ना, ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। याद करना पड़ेगा सारी बातें, ये सभी बातें याद होना चाहिए हमें, तभी तो कर पाएंगे आगे कहानी हम लोग। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, H नेगेटिव हाइड्राइड, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, F नेगेटिव फ्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव आयोडाइड। ठीक, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात? ठीक, तो ये कुछ कॉमन एनायंस यहाँ पर बन रहे हैं आपके सामने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब
आगे बात करते हैं, इसमें कुछ और छूटा तो नहीं है जो याद आ रहा हो हमको। सल्फ़र वाले हो गए, फॉस्फोरस हो गए, नाइट्रोजन वाले हो गए, कार्बन वाले हो गए हैं यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है ना। और तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ छूटा हुआ होगा। ठीक, चलिए ध्यान आ जाएगा बीच में कभी तो फिर और बता देंगे। वैसे मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो गए हैं ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ही बता दिया है। (31 हो रहे हैं, एक आध और हो जाता तो 32 हो जाता, मज़ा आ जाता है ना। चलिए अभी एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक। कौन सा छूट गया कहीं, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 होने थे, है ना, जाने कौन सा छूट गया है। चलिए कुछ आ जाएगा बीच में कभी ध्यान तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये कुछ एनायंस हो गए हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारे प्यारे से, जो आपको याद होने ही चाहिए। क्लियर है बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएं हम लोग। अब बात आती है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा कैसे या आयोनिक कंपाउंड बनेंगे कैसे। तो आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड बनाने की बहुत ही प्यारी सी स्टाइल होती है, जो आप बचपन में 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। क्या आते हैं 9th क्लास से हम लोग, क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। इसमें कोई भी कैटायन और एनायन हमने लिया हुआ है। कैटायन ले लिया है A, उस पर +X चार्ज है। एनायन ले लिया है B, उस पर -Y चार्ज है। अब इस कैटायन और एनायन के बीच में फार्मूला मेकिंग होना है। तो कैटायन एनायन के बीच में फार्मूला मेकिंग होना है, तो ये X यहाँ चला जाएगा और ये Y यहाँ चला जाएगा। बोलो हाँ। यदि X वहाँ जाएगा, Y यहाँ जाएगा, तो बोलिए फार्मूला क्या बन जाएगा, AYBX। फार्मूला बन जाएगा AYBX। और ये बात समझ में, ठीक है ना, ऐसे होता है AYBX। सिर्फ नंबर्स जाते हैं, चार्ज नहीं जाने वाला है, ठीक। जैसे मुझे पता पड़ा कि कैल्शियम Ca+2 होता है और नाइट्राइड N-3 होता है। फार्मूला बनाना है तो 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। बोलिए फार्मूला क्या बन जाएगा, Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम Al+3 है और ऑक्सीजन O-2 है, तो 2 यहाँ जाने वाला है, 3 वहाँ जाने वाला है। फार्मूला बन जाने वाला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे ये बात समझ में, ठीक है ना। ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि Fe+3 है और CO3-2। अब क्या होने वाला है, अब ये 2 तो यहाँ जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। 3 कहाँ जाएगा, तो 3 पूरे CO3 के नीचे जाएगा। Fe2CO3 होल थ्राइस, का नहीं बोलना है ना, कई लोग का बोलते हैं। Fe2CO3 होल थ्राइस, ब्रैकेट के नीचे यानी पूरे के नीचे 3 लगा हुआ है, तो होल थ्राइस पढ़ेंगे। ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर Ca+2 होता और PO4-3 होता, ठीक। तो 3 यहाँ जाने वाला है, 2 वहाँ जाने वाला है, क्या बन जाने वाला है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। अरे ये बात समझ में। इक्वल अपोजिट यदि हो जाते हैं, मान लीजिए Ca+2 एंड CO3-2 है, या Al+3 और N-3 है, तो इक्वल और अपोजिट आ रहे हैं, इक्वल और अपोजिट आ रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाने वाले हैं। यहाँ फार्मूला बन जाएगा CaCO3 और यहाँ फार्मूला बन जाएगा AlN। आइए नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला मेकिंग कर सकते हैं। यदि आप पूरे 32 कैटायंस ऐसे लिख लें और 32 एनायंस ऐसे लिख लें, ठीक है ना, तो लगभग 960 फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे, 960। तो पूरे वो 960 फार्मूले हमें याद नहीं करने हैं। हमें तो क्या करना है, हमें अलग अलग कैटायन और एनायंस को याद करना है और फिर उनके बीच में फार्मूला बनाते बनना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने आपसे कहा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला बताइए,
तो हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला मुझे बताना है। तो मुझे फार्मूला तो याद ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे हाइड्रोजन याद है। ठीक, हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव, ऑक्साइड होता है O-2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला बताना है तो हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव, परऑक्साइड होता है O2-2। ठीक, तो ये 2 यहाँ चला जाने वाला है, बोलो क्या बन जाएगा H2O, और ये 2 यहाँ जाएगा तो बोलो क्या बनेगा H2O2। तो वाटर, जल, जल ही जीवन है। ठीक, वो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, उसका फार्मूला H2O है, जबकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का है, फार्मूला H2O2 है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ठीक, तो इस प्रकार से आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हमें आना चाहिए, और ये मिनिमम 960 फार्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए। मिनिमम शर्त है, इतने फार्मूले आपको आने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है ना। चलिए, अब फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैं करवाता हूँ आप लोगों से। लिखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज MO, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज MO, then its phosphate will be, then its phosphate will be। ठीक, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व? यहाँ देखिए, सबसे पहले गिवन लिखिए, ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज MO। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या पूछा? इट्स फॉस्फेट विल बी, फॉस्फेट मीन्स PO4-3। क्या करना है, जो गिवन है उसको स्प्लिट कर दीजिए। कैसे स्प्लिट कर दें जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑक्साइड है MO, तो एक बात कंफर्म हो गई कि O पर कितना चार्ज है, -2 है। ऑक्साइड में तो O पर -2 ही होता ना। अब मुझे पता करना है M पर कितना चार्ज है। सोच के बताएं M पर कितना चार्ज हो कि ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके MO बना ले। देखें, यदि 1 चार्ज होता, मान लो +1 होता, तो 2 यहाँ नीचे चला जाता, फार्मूला बन जाता M2O, जबकि फार्मूला तो MO दिया है। यदि 3 होता तो 2 यहाँ चला जाता, 3 वहाँ चला जाता, फार्मूला बन जाता M2O3, जबकि फार्मूला तो MO दिया है। तो कन्फर्म है 1 नहीं है 3 नहीं है। जब 1 नहीं है 3 नहीं है तो कौन होगा? 2 होगा। क्यों? +2 -2 कैंसिल हुआ होगा। ठीक, तो क्या बन गया होगा? MO। तो कंफर्म हो गया वो मेटल जो है, उस मेटल पे चार्ज कितना है? +2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं M+2, और इसका मुझे क्या बनाना है? फॉस्फेट बनाना है। तो फॉस्फेट क्या होता है? PO4-3। ये 3 यहाँ चला जाएगा, 2 वहाँ जाएगा, तो फार्मूला बनेगा M3PO4 M3PO4 कितना इंटरेस्टिंग है, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बोले नाइट्राइड ऑफ अ मेटल इज M3N2 then its सल्फेट विल बी। ठीक, गिवन क्या है? गिवन है नाइट्राइड M3N2, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सल्फेट विल बी, यानी SO4-2। ठीक, अब M3N2 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? तो हम M को नहीं पहचानते, लेकिन नाइट्राइड को तो पहचानते। नाइट्राइड पे होता है N-3। अब सोचिए यहाँ जो M आएगा, मेटल के लिए जनरल सिंबल M यूज़ कर रहा हूँ, जो M आएगा उस पर कितना चार्ज हो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से M3N2 बन जाए, है ना। तो इतनी अकल तो डेवलप हो गई है कि यदि यहाँ 1 होता तो M3N बनता, यदि यहाँ 3 होता तो +3 - 3 कैंसिल हो जाता, MN बनता। तो कन्फर्म है यहाँ 2 है, तभी तो 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा? M3N2, यानी इस पर चार्ज +2 है। अब इसका मुझे सल्फेट बनाना है, तो M+2 और SO4-2, +2 - 2 कैंसिल, आंसर आ गया MSO4। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? पक्का है? ठीक है ना। अब इसमें कभी कभी कुछ अजीब से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं।
जैसे मैंने आपसे कहा ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज M2O2, ठीक, ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज M2O2, देन इट्स पेरोक्साइड विल बी, ठीक। ऑक्साइड क्या है उसका? M2O2, और पूछ रहा उसका पेरोक्साइड क्या होगा, पेरोक्साइड एंड O-2 क्या होगा। अब क्या करा जाए? तो ऑक्साइड को पहले स्प्लिट कीजिए। ऑक्साइड को यदि मैं स्प्लिट करता हूं तो कन्फर्म है उसके ऊपर क्या आता है? O पर -2 आता है। अब M पर कितना चार्ज हो जाए कि ये M2O2 बन जाए? कितना चार्ज हो जाए कि M2O2 बन जाए? अरे सीधी सी बात है, +2 चार्ज हो जाए। लेकिन +2 -2 तो कैंसिल हो जाना चाहिए था, MO बन जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, MO बन जाना चाहिए था, नहीं बनाया, नहीं करा कैंसिल। कोई कंपलसरी है क्या कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ये सजा देंगे आपको? अरे नहीं करा कैंसिल, ठीक। क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कैंसिल नहीं किया तो ये क्या बन गया? M2O2 बन गया। आई बात समझ में? तो उसमें टेंशन नहीं करना है कि ये क्या कहानी चल रही है। तो कंफर्म हो गया M पर +2 है। अब हमें क्या पूछा गया है? उसका पेरोक्साइड। पेरोक्साइड होता है O2-2, ठीक। तो क्या करूं मैं? M2O4 लिख दूं? नहीं, उनने नहीं किया था, ठीक, पर मुझे तो करना पड़ेगा, ठीक। किसी ने कोई गलती यदि की हुई है ना, तो हम भी जरूरी थोड़ी ना वही गलती करें, हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ +2 को -2 को कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? MO2। हमारा आंसर आ जाएगा MO2। आ गई बात समझ में, ठीक। तो ये मैंने कुछ आपको यहाँ बताने की कोशिश करी, आयोनिक बॉन्ड्स या आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ही है। आई इतनी बात समझ में, ठीक। तो इससे अब आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, और साथ में बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर? और उसके बाद फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी उसी वीडियो में बताए जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।